जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th हिंदी दोबेलों की कथा जो है उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इसमें हम बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे और संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हिंदी एनसीईआरटी 9th का जो भाग है यानी क्षितिज जो एनसीईआरटी की हिंदी की किताब है उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तरों का हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले अगर प्रेमचंद जी का जो इसके लेखक है दोबेलों की कथा उनके जीवन चरित्र के बारे में आपने पढ़ना है तो वो भी वीडियो हमने डाल रखी प्लेलिस्ट में, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। और इसका हम सारांश भी लेकर आएंगे और संपूर्ण हिंदी का हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं दो बैलों की कथा। यह एक ऐसा पाठ है जिसमें दो बैल है, ठीक है ना, हीरा और मोती इनके दोनों नाम है। वो किस माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। मूक भाषा, मूक प्राणी होने के बाद भी वो बहुत सारा संदेश दे देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी है और व्यक्तिपरक कहानी है और जरूर कुछ आपको इसको सीखने को मिलेगा। चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न इसका होगा, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती? तो कांजी हाउस एक ऐसा स्थान था जहां जो है कि पशुओं को रखा जाता था, उनको कैद किया जाता था। ठीक है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी निम्नलिखित, सॉरी गलत हो गया, निम्नलिखित कारणों से ली जाती होगी। जैसे पशुओं की संख्या का पता चलना, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए, ज्यादा शोर मचाने वाले पशुओं को अलग करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वहां बहुत सारे पशु रहते थे और कोई लड़ भीड़ करके मर ना जाए उसके लिए भी देखने के लिए उनकी हाजिरी लगानी पड़ती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 होगा इसमें, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो उसमें जो छोटी बच्ची थी, ठीक है, झूरी की जो बेटी थी वो उसकी सौतेली माँ थी और सौतेली माँ होने के कारण उसके साथ शौचालय व्यवहार करती थी, जिस कारण से वो प्रेम को समझती थी, बिछुड़ने का गम समझती थी, दुख समझती। इसलिए प्रश्न आया कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जब झूरी बैल ले जाता है, वो पराये घर में जाते हैं, उनके साथ क्या दशा होती है उनकी, वो इसमें बताया गया। इसमें बताया कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे और अपने मालिक से दूर है। ठीक है ना। काफी भावप्रदक ये कहानी, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? नीति विषयक मूल्य का मतलब होता है जो संस्कार, सभ्यता जिसके अंदर निहित रहती है, ऐसी कौन से गुण है जो हमें उनको अपने अंदर ढालना चाहिए, यही हो गया नीति विषयक मूल्य। कौन कौन से उभर आए? जैसे इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। जैसे सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा समझा जाता है। कहने का मतलब कि समाज में आप एकदम सीधापन भी आपका ठीक नहीं है। आपको सामान्यतः व्यवहार अपनाना चाहिए, न ज्यादा कड़क न ज्यादा सीधापन, क्योंकि आप सीधापन में रहोगे तो समाज आपको आपका इस्तेमाल करेगा। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसमें आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि समाज में क्या है, अगर व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वाह करना है तो उसे सब कुछ पहलुओं को देखकर जीवन यापन करना होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 था इसमें, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं
के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ, रूढ़ का अर्थ का मतलब हो गया कि जो पुरानी विचारधाराओं का, ठीक है ना। मूर्ख, मूर्ख क्या है, रूढ़िवादी शब्द है, का प्रयोग न करके किस अर्थ में, किस अर्थ की ओर संकेत किया है, यानी उसको मूर्ख ना बोल करके किस अर्थ में लेखक ने उसको समझाया। तो गधे को उसके स्वभाव से मूर्ख समझा जाता है, ठीक है, लेकिन उसके स्वभाव में सहनशीलता और सरलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उसने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं, ठीक है ना। यानी हम कहते हैं कि गधा, हम समझते हैं कि मूर्ख है, गधा जबकि क्या है, सबसे समझदार प्राणी माना जाता है, पशु माना जाता है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि ये मूर्ख जो प्रयोग किया है वो रूढ़ि अर्थ किसके लिए, क्या है, गधे के लिए किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, प्रश्न नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती के बीच में गहरी दोस्ती थी। इतना तो आप जान गए होंगे कि हीरा की और मोती की जो दोस्ती थी, जोड़ी थी, वो बहुत अगाढ़ दोस्ती थी, वो एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। तो कौन कौन सी ऐसे घटनाएं थी जिससे पता चलता है, ठीक है ना। तो उत्तर है, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। नंबर 1 है, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे, ठीक है ना। वो जब अपना प्यार जताते थे तो एक दूसरे को चाटते रहते थे, क्योंकि मूक प्राणी थे, बात कर नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो एक दूसरे को प्रति अपना प्रेम जागृत करते थे। दूसरा है कि जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। इनकी एक आदत होती थी कि जब हल लगाते थे, ये गाड़ी पे इनको जोता जाता था, तो तब इनकी एक ही अभिलाषा रहती थी, इच्छा रहती थी कि सबसे ज्यादा भार मेरे पे पड़े, ना कि मेरे दोस्त पे पड़े। ये भी एक प्रेम का एक प्रकट करने का एक माध्यम था। तीसरा है इसमें कि नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। कहने का मतलब, नाद का मतलब होता है, नाद का मतलब होता है कि जिस वो चारा रखने के लिए एक स्थान बनाया रहता था, ठीक है ना, चारों तरफ से वो जैसे मतलब एक बर्तन के आकार का होता था, उसमें वो डालते थे और जब दोनों खाने लगते थे तो उनकी ये चेष्टा होती थी, इच्छा होती थी कि मैं ज्यादा ना खाऊं और मेरा दोस्त कम ना खाए। उनकी यही इच्छा रहती कि मैं और मेरा दोस्त बराबर खाए, ताकि प्रेम हमारे अंदर कम ना हो, ठीक है। तो कितनी बड़ी नीति विषय मूल्य इनके अंदर उभर कर आई। चौथा है इसमें, जब कुछ लोगों ने खेत में पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह बंधक बनने के लिए स्वयं लौट आए। एक बार देखा था जब वो मटर के खेत में गए थे, तो मटर के खेत में जाने के कारण वहां मालिक आता है और हीरा तो निकल जाता है, भाग जाता है, लेकिन परंतु मोती जो था वो वहीं पकड़ा जाता है। लेकिन उसने अपनी दोस्ती का निर्वाह करते हुए वो भी उसके साथ भिड़ने चला गया, जबकि वो दोनों पकड़े जाते। कहने का मतलब, आज के मित्र की बात होती अगर, तो वो अगर अपने दूसरे मित्र को मुसीबत में देखता तो वो वहां से भाग जाता, ना कि उसकी मदद करता। तो ये प्रेम भी देखने को मिला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये एक प्रश्न है, देखो इतना था, इतना व्यंग्य है ये। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब कि औरत पर सींग चलाना मना है, क्योंकि औरत को जो है वो समाज में भी एक पूजनीय माना जाता है, उस पर हाथ उठाना बहुत पाप है। कहने का मतलब, पशु भी सोचते हैं कि औरत पर सींग नहीं चलाना है, वो पूजनीय, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं सोचता, उस पर प्रतिहार करता रहता है, उस पर बुरे आचरण करता रहता, मारपीट करता रहता। तो यही भाव थे। उत्तर होगा, प्रेमचंद का दृष्टिकोण साफ है कि वो नारी जाति का सम्मान करते थे। हीरा और मोती दोनों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को समाज में सदा सम्मान चाहिए,
तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। और सभ्य समाज और सभ्य लोगों की पहचान भी वो महिलाओं के सदा आदर सम्मान से करता है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, हमें पशुओं से सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 की बात करें यहाँ पर, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के किस तरह व्यक्त किया है। ठीक है, किसान जीवन में पशु और मनुष्य का, ठीक है ना, इतना ये प्रश्न, पशु और मनुष्य का आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया। कहने का मतलब कि किसान जो है, किसान के लिए एक पशु का होना कितना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पशु को अपना जीवन समझता है, अपना साथी समझता है, अपने परिवार का सदस्य समझता है। और उसी तरीके से पशु भी जो है उस किसान को अपना मालिक समझता है, अपना हितैषी समझता है, अपना रक्षक समझता है। यही भाव दिया है। उत्तर में आएगा, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल है जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता था और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने के लिए वह भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर भी वो असंतोष व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब जब पशु से हम प्रेम करते तो वो अपना बहुत ज्यादा प्रेम हमको दे देते, लेकिन हम अगर पशु से क्रोध करते तो अपना सारा आवेश हम पर डाल देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, इतना तो हो ही गया कि 9 और 10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से आलोक में उसकी विशेषताएं बताया। अब कहने का मतलब क्या है, जब वो कांजी हाउस में फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सोचते हैं कि हमारा जीवन तो चलो ऐसे ही चला गया, लेकिन हमें इन कैद पशुओं को बरी करना चाहिए। वहां कैद पशुओं की हालत कुछ ऐसी हो रखी थी, उन्हें केवल जीने के लिए भोजन दिया जाता था, जीने के लिए चारा दिया जाता था और उनकी हालत बहुत दुबली पतली खस्ता हालत हो रखी थी। वो इधर उधर चलने फिरने की शक्ति भी उनके अंदर नहीं थी। लेकिन हीरा और मोती जो थे वो रिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि हम दीवार तोड़कर किसको उनको भगा देंगे। इन्होंने दीवार तोड़ी और कुछ पशुओं को वहां से भगा देते, लेकिन वो अपने आप वहीं फंस जाते। तब वो सोचते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर अवश्य जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए कहा कि 9-10 प्राणी को जान बचा लेते हैं। उत्तर है, मोती के इस कथन के आलोक में निम्न विशेषताएं प्रकट होती है। जैसे मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वो दयालु थे। ठीक है, स्वभाव उग्र था, जिस तरीके से लक्ष्मण जो है उग्र स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर दयार्द्र भाव भी बहुत अधिक था। ठीक है ना। दूसरा है, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय भी अपनी हीरा का साथ नहीं छोड़ता। कहने का मतलब वो वहां कांजी हाउस में भी बाहर निकल गया था। उसने कहा कि हीरा मोती जल्दी से भाग जाओ, बहुत पशुओं को हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी हमारे पशु मित्र यहाँ हैं, हम भी यही रहेंगे। तो हीरा भी अंदर चला जाता है। ठीक है ना। तो ये 8 प्रश्न थे। अब 9वां प्रश्न जो होगा वो आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब तात्पर्य होता है। ठीक है ना। कहा इसमें अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर क्या होगा, जहां लेखक का आशय के पशुओं में आपसी स्नेह, पशु एक दूसरे के विचार भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा जीवों में श्रेष्ठ, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं के अधिक देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि पशु बहुत अपने आप को महान समझता है, बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो पशुओं से कम है। भावनात्मक पक्ष जो है वो पशुओं का अधिक प्रभाव प्रबल होता है। ठीक है। खा की बात करें कि एक रोटी उनकी भूख तो क्या शांत हुई होगी, उनके हृदय में मानो भोजन मिल गया। जब वो लड़की थी तो वो जब उनके लिए एक रोटी का टुकड़ा ले जाती है और उन दोनों बैलों को देती है, लेकिन जब वो अपनी व्यथा समझ सुनाती है तो दोनों हीरा और मोती के गदगद हो जाते हैं और वो उनको मानो वो आधा रोटी दोनों के लिए मानो पूरा भोजन मिल गया हो। ठीक है। भावार्थ ये होगा, यहाँ मनुष्य अपने पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया है। दिन भर की भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी के टुकड़े उनकी भूख नहीं मिलती
थी, परंतु दोनों की हृदय को मानो को संतुष्टि मिल जाती थी, क्योंकि लड़की से उनको आत्मीयता हो गई। कहने का मतलब जिससे हमें प्रेम हो जाता है उसके साथ रहने से ही हमारा मन जो है गदगद हो जाता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 की बात करें। प्रश्न नंबर 10 होगा, गया ने हीरा मोती को दोनों बार भूखा सॉरी गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों से पर अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण। इसमें आपने ढूंढना कि सही कौन सा है। ठीक है ना। गरीबी के कारण खली आदि खरीदने उसके बस की बात ना थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया था। उसे खाली खली आदि सामग्री को जानकारी न थी। तो सही उत्तर कौन सा होगा? गा वाला इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हीरा मोती उसको परेशान करता था, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को जो है दुर्जन जो स्वभाव का होता है उसे सभी परेशान करते हैं। जो प्रेमी होता है, संतोषी होता है, हृदय मर्मी जो होता है उसको सब प्रेम करते हैं। ठीक है। इसके बाद दो प्रश्न और थे, तीन वो रचनात्मक प्रश्न थे, उसका अलग अलग उत्तर होगा, जैसे आपने सोचा होगा समझा होगा उसी अनुसार आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस पाठ में हमने कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी निकाले हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। इनको भी याद कीजिए और अपनी कॉपी पे लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक गधे को कैसा समझ लेते हैं? तो लेखक गधे को समझदार व शांत तथा गुण वाला पशु समझता है, लेकिन ध्यान रखिए गधा एक ऐसा पशु है जो सबसे समझदार शरीफ माना जाता है। उसको कुछ परवाह नहीं होती उसके ऊपर कितना बोझ पड़ा है, उसको कुछ परवाह नहीं होती कितनी धूप है, उसको कुछ परवाह नहीं होती कितनी गर्मी है, कितनी वर्षा है, उसको कुछ परवाह नहीं होती कि वो कितना कार्य कर रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा होगा इसमें, हीरा मोती कौन थे? तो हीरा मोती झूरी के दो बैल थे, दोनों पछाई जाति के थे, सुंदर थे, परिश्रमी थे और ढील डोल वाले बैल थे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर तीसरा इसमें आएगा, हीरा मोती कैसी गुप्त शक्ति थी? हीरा मोती में कैसी गुप्त शक्ति थी? तो हीरा मोती मुख भाषा में आपस में विचार विमर्श करते थे तथा आपस में बहुत प्रेम करते थे। वो एक दूसरे की मन की बात जान लेते थे। कहने का मतलब जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो हमारे हृदय में बस जाता है और उसके हर सुख दुख का हमें एहसास होने लगता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 होगा, हीरा मोती आपसी प्रेम कैसे दिखाते थे? तो वो एक दूसरे को चाटकर सूंघकर सींग मिलाकर आपसी प्रेम प्रकट करते थे। प्रश्न नंबर 5वां होगा इसमें, हीरा झूरी ने जब बैलों को गया के साथ भेजा तो उन्हें कैसा लगा? झूरी यानी जो बैलों का मालिक था हीरा मोती का, उसको कैसा लगा होगा? तो बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। वे मन ही मन दुखी हो गए तथा सोच रहे थे कि मालिक ने ऐसा क्यों किया, वे तो कम खाकर भी ज्यादा मेहनत करने वाले को तैयार थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 होगा इसमें, बैलों के घर लौटने पर झूरी की पत्नी ने क्या कहा? तो झूरी की पत्नी ने बैलों के लौट आने पर नाराज थी। वह बोली कि दोनों बैल कामचोर है इसलिए भाग आए। प्रश्न नंबर 7 इसमें होगा, गया ने जब बैलों को हल में जोता तो क्या हुआ? तो गया ने जब बैलों को हल में जोता तो दोनों ने पैर न उठाया, उन्होंने खूब मार खाई पर काम नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि उससे गुस्सैल थे। 8वां प्रश्न इसमें होगा कि रस्सी खुलने पर भी बैल क्यों नहीं भाग रहे थे? तो बैलों को लगा था कि यदि वो भाग जाएंगे तो अनाथ बालिका को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लड़की जो थी तो वो गया की जो लड़की थी तो वो उन बैलों का दर्द समझ लेती थी और उसको उनके ग्राव जो है यानी उनके अंदर रस्सी खोल देती थी। लेकिन बैलों को लगता था कि अगर हम यहाँ से भाग गए तो फिर उस लड़की को मार पड़ेगी, इसलिए वो नहीं भागते, यानी उनके अंदर प्रेम था। ठीक है। 9वां प्रश्न की बात करें तो दोनों बैलों को कहाँ बांध दिया गया? तो दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। आखिरी प्रश्न इसका होगा, कांजी हाउस में पशु कैसे भागे? कांजी हाउस में के पशु कैसे भागे? तो मोती ने सींग मारकर दीवार तोड़ दी थी तथा पशु भागे। जो दो गधे जो नहीं भाग रहे थे उन्हें मोती ने सींग मारकर भगा दिया। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो कक्षा 9th हिंदी की दो बैलों की कथा जो है प्रेमचंद द्वारा, उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर का हमने आप आज
आपको बताया। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके समझ में आए होंगे। आशा करते हैं कि आपको आगे भी हमारे चैनल पर देखेंगे और इसके बाद हम दूसरा पार्ट के प्रश्नोत्तर लाएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।